अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी चैनल दुआ उर्दू वॉइस। मेरी आज की ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है कि अब्बा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। तब मैं बेमुश्किल 7 बरस की थी। मेरे वालिद ने इनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरे पर मुश्तमिल था। इस शख्स का नाम वज़ीर अली था, लेकिन वालिद इसको वीरा बुलाते थे। अम्मी ने वीरू के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इन दिनों मुश्किल में है, इसके पास रहने की जगह नहीं है। तभी मैंने कुछ अरसा के लिए अपने घर में ठहरा लिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किल बयान की तो इनकार नहीं कर सका। आपने अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाइएगा कहाँ? बच्चों वाले कमरे में ये भी पढ़कर सो रहेगा। अभी तो सर्दियाँ हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतज़ाम कर देता। वालदा खामोश हो रहीं। वो अब्बू से ज़्यादा बहस व तकरार नहीं करती थीं। वज़ीर अली और वीरा दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और शाम को लौट आता। वो कभी खाली हाथ ना आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फ्रूट और कुछ सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता, दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास दुकान पर और रात को भी कहीं बाहर से खा लेता था। कभी कभी वो आ जाता तो वालिद इसरार करके इसे रात के खाने पर साथ बैठा लेते। हम सब बच्चे इसको चच्चा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते थे कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज है। बुरे दिनों में इसने भी साथ दिया था। वालिद की तनख्वाह ज़्यादा ना थी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ताहम वीरा चचा के आ जाने से अब कुछ आसूदगी आ गई थी। खर्चा ख़त्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल दाल चावल ख़त्म हो जाते और इसे पता चल जाता, तब वो ये चीज़ें खरीद कर ला देता और रकम ना लेता। वो कहता कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। अम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चच्चा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुश नसीबी क्या होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से अम्मी मुतासर हो गई कि वीरा वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। अगर हमने इसको रहने के लिए जगह दी है तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। अगर किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को आसूदगी में बदल दे तो ऐसा आदमी किसको बुरा लगता है। दरअसल वीरा का किसी बात पर अपने बड़े भाई बाबर से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर अब्बा के पास चला आया। अब भाई के घर रहने पर तैयार न था। वीरा अपनी कमाई में से आधी रकम हमारे घरेलू अखराजात में मिलाने लगा। तभी मिलजुल कर अच्छी गुजर बसर होने लगी। माली लिहाज से मेरे वालिदैन को भी सहूलत हो गई। हम कुल 4 बहन भाई थे, सभी मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक़्त था। मुझे वीरा चचा अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वीरा की दरियादिली से बहुत खुश थे, जो हमारे लिए तकरीबन रोज़ बिस्किट, टॉफ़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें लाते जिनको हम बच्चे पसंद करते हैं। अम्मा भी इतराज़ ना करती कि वो इनको अपने घर का एक फ़र्द गर्दान चुकी थी। कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो वीरा चचा को मिल जाती थी। आप तो इस शख्स को चचा कहते भी शर्म आती है, लेकिन ये रुदाद इस वजह से लिख रही हूँ कि वो वालिदैन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद से थक हार कर रात को गहरी नींद सोते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से गद्दा बिछाकर बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल के अलावा अम्मी के काम भी करती थी, लिहाजा थक जाती थी। रात भर ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश न रहता। तीसरी जमात की बच्ची को भला किस बात का होश होता है। तभी जब मेरे बहन भाई सो जाते, रात को ये शख्स मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लटा लेता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में ना आता।
میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی یا گہری غنودگی میں، کبھی سو جاتی کبھی جاگ جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا اور کہتا کہ کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا تب بھی اس کو وہی حرکتیں کرتا پایا۔ اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں۔ جس چارپائی پر ویرا سوتا تھا، اس کے آنے سے قبل یہ چارپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر بچھے گدے پر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی تھی، دل میں غصہ بھی کرتی تھی کہ کم بخت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ ویرا روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب اپنی چارپائی پر پڑے رہنا مجھے بہت سکون دیتا۔ مجھ کو یہ کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑی ہوں۔ اب ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ ویرا نے ابا کو صلاح دی کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس پر چار دیواری بنا کر کھڑکیوں کی چھت ڈلوا دوں۔ کارپینٹر تو اپنا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں، دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے، مزدوری میں خود کر لوں گا۔ ابا اس تجویز پر خوش ہو گئے، یوں بھی گھر میں ایک کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا سر میں کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے تو کیا برا ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ ویرا نے ہمارے کمرے کے درمیان دروازہ بنوا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ والد نے نئے کمرے میں اپنی چارپائی ڈلوا کر یہ کمرہ ویرا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتی تھیں اور ویرا نئے میں، مگر درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ تبھی جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھ کو کچھ سمجھ آ گئی تھی، میں اسے کہتی چچا ہمارے کمرے میں نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ تبھی وہ مجھے یہ کہنا کہ ابا تمہاری بات کا یقین نہ کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو، کیونکہ تم لوگ ہر روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں لاتا بھی ہوں۔ کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اس غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ ایک بودھی سی تعویل تھی، لیکن میں دبک جاتی کیونکہ اس نے مجھے بہت ناسمجھی کی عمر سے دبکا لیا تھا، تو میں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی اور پھر میری ایک نہ چلتی۔ 8 برس یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معمول سے نہ ہٹا۔ ادھر میرے والدین اس کی خیر خواہی میں فکر مند رہتے تھے کہ کب تک ویرا کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ ابا کے کہنے پر والد نے اس کے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کر دی تھی۔ بالآخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں ویرا کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں کھویا رہا، پھر وہی پرانی روش دہرائی جانے لگی۔ جب اس کی بیوی میکے چلی جاتی وہ ہمارے کمرے میں گھس آتا۔ میں کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی کہ دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہتی تھی۔ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولنا گردن زنی والی بات تھی۔ ابا سے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کیا کر گزرے، نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ امی کو ہی بتا دیتی۔ ویرا سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی ڈراؤنی دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر اس کا بہت رعب تھا، میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ سے دکان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی ہو تو اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور کچھ اپنی جمع پونجی اس کو دے کر دکان کھول دی۔ وہ چند ماہ میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا رہا اور میں گناہوں الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا خیال کہیں ہوتا تھا، کام کہیں۔ عجیب خطبی ہو گئی تھی۔
सहेलियां मेरी हालत देख कर करती, वो समझती कि मुझको किसी से मोहब्बत है और मैं इसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपनी दागदार रदा का गम है, जिसको एक ज़ालिम तार तार कर गया। मैं इम्तिहान में भी इस वजह से कामयाब ना हो सकी। वो शख्स जा चुका था, मेरी सुनहरी उम्र भी मैली बो कर निकल चुकी थी, मगर दिल की खलिश है कि ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, इस शख्स को ही इसका ज़िम्मेदार समझती हूँ। इसके चले जाने के बाद एहसास जिया में इस पूरी तरह गिरफ्तार हुई कि हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोच का दिमाग माफ हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूं। हालांकि ये काम मेरे बस का नहीं था। दुआ करती खुदा करे ये कहीं चला जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए या डूब कर मर जाए। जब वो चला, मैं अपनी कज़न नामान को बहुत चाहती थी। इसके साथ मुझको इस बात का शदीद एहसास था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अरसे तक बस चुपके चुपके इसकी परवरिश करती रही और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राज़ी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर क़यामत गुज़र गई, क्योंकि इसके सिवा चारा न था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगा था। हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई चक्कर न था, मगर नामान मुझे पसंद करता था और इसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब वालिदैन ने हाँ कह दी तो एक रोज़ नामान ने मुझसे बात की कि बल्कि मेरी रज़ामंदी के बारे में पूछा। इसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो बीना, अगर मुझको पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको हर कीमत पर हासिल करूँगा, मगर एक बात तुमने मुझको बतानी होगी कि तुम्हारा माजी में किसी से ताल्लुक़ तो नहीं रहा, और मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। भला मैं नामान को ये कैसे बता देती कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती मता लौटा चुकी हूँ और अब इनके काबिल नहीं रही, या फिर मैं झूठ बोलकर इनको कैसे धोखा देती। सिद्धियों तक तरह प्रतीत करती थी, तब दिल पर पत्थर रखकर मुझे यही कहना पड़ा, मेरा ख्याल छोड़ दो नामान, मुझे तुम अच्छे लगते हो मगर शादी के नुक्ता नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और यही सच्चाई है। मेरे इनकार से नामान महीनों बीमार रहा। काश मैं इसे बता सकती कि मेरी चादर मैली से ही, मगर मुझ मासूम पर बचपन में जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। आज के ज़माने में लड़कियां जुर्अतमंद हैं, बोल सकती हैं, मगर हमारे ज़माने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थी और वो हर बात हक बात कहने का हौसला भी नहीं रखती थी। मैंने अपनी जन्नत खुद ही ठुकरा दी। माना कि मैं पैदाइशी बुज़दिल थी जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज़ न उठाई। मैंने तभी अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या करती। नमान का मिजाज समझ लिया था। अपनी मजबूरी की दास्तान, अपने ऊपर जुल्म की आप बीती सुना भी देती तो यकीन ना था कि मुझे माफ़ी मिल जाती। आर्जी माफ़ी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़रफ़ भी बन जाता है, मगर दिल में इनके जो कांटा उतर जाता है, इसे निकालना मर्द के अपने बस की बात भी नहीं होती। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत सबक मिला होगा। मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है कि वो किसी पर इतना अंधा एतमाद ना करें और बच्चों के साथ इस तरह दोस्ती रखें कि वो आपके साथ हर बात शेयर कर सकें। अपने सगे से सगे रिश्ते पर भी इत्मीनान ना करें।